गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। माई सेल्फ चंद्रशेखर मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज केलवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कराधान के सिद्धांत, ये बीए पार्ट थर्ड ईयर के पेपर सेकंड के यूनिट 4 के अंतर्गत दिया हुआ है टॉपिक कराधान के सिद्धांत, कैनन ऑफ टैक्सेशन के नाम से। तो कैनन ऑफ टैक्सेशन ये कराधान के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों इनको पढ़ते हैं। तो ये जो कराधान के सिद्धांत होते हैं हमें ये बताते हैं कि टैक्स का जो कलेक्शन है, टैक्स को जो इकट्ठा किया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लिया जाता है वो किस तरीके से लिया जाना चाहिए। ये सिद्धांत सुविधाजनक बनाते हैं इस टैक्स व्यवस्था को। तो शुरू करते हैं। कराधान के सिद्धांतों से हमारा तात्पर्य उन विशेषताओं या गुणों से है जो एक अच्छी कर प्रणाली में होने चाहिए। वही जो मैं कह रहा था अभी, कराधान के सिद्धांत से तात्पर्य उन व्यवस्थाओं या गुणों से हैं जो एक अच्छी कर प्रणाली में होनी चाहिए। वास्तव में कराधान के सिद्धांत एक कर के प्रशासनिक भाग से संबंधित हैं। सबसे पहले कैनन ऑफ टैक्सेशन का जो ये टॉपिक है, इनके बारे में एडम स्मिथ ने 1976 में अपनी पुस्तिका में बताया था। तो एडम स्मिथ ने सबसे पहले 1976 में कराधान के सिद्धांतों या कैनन ऑफ टैक्सेशन को दिया। यहाँ तक कि 21वीं सदी में करों को लागू करने और एकत्रित करने भी आधुनिक सरकारें भी इन टैक्सेशन का, कैनन का सिद्धांतों का पालन करती है। तो एडम स्मिथ ने 4 प्रकार के जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है या कराधान के 4 सिद्धांत दिए। पहला है समानता, इक्वलिटी का सिद्धांत, यानी टैक्स वसूल करते टाइम ये जो समानता है, यानी टैक्स का जो क्या कहते हैं भार, जो टैक्स का भार है सब लोगों पर समान पड़ना चाहिए। इस तरीके से टैक्स वसूल किया जाना चाहिए कि सभी लोगों पर समान भार है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सभी लोगों से समान टैक्स वसूल किया जाना चाहिए, जबकि जो टैक्स का भार है वो समान होना चाहिए। जैसे जो आदमी की इनकम ज़्यादा है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाना चाहिए, जिस आदमी की इनकम कम है उससे कम टैक्स लिया जाना चाहिए। तो भार तो बराबर हुआ ना दोनों के लिए। तो इस तरीके से निश्चितता का सिद्धांत, ये निश्चितता का सिद्धांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये निश्चित होना चाहिए कि किस व्यक्ति से टैक्स लिया जाना है, किससे टैक्स नहीं लिया जाना है, किस समय टैक्स लिया जाना है, ये सब इसमें होना चाहिए। हम आगे डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। तीसरा बिंदु है मितव्ययता का सिद्धांत। टैक्स जब भी वसूल करें मितव्यय होना चाहिए, किसी भी न तो सरकार पे इसका दबाव हो, ना पब्लिक पे हो, मितव्यय होना चाहिए टैक्स। सुविधा का सिद्धांत, सुविधाजनक होना चाहिए, बहुत ईजी फॉर्म वगैरह जो भी हैं वो सारे होने चाहिए। तो कराधान के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। इनके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसे उत्पादन का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत। तो 8 सिद्धांत टोटल हुए हैं। वैसे ये प्रश्न हमारे कई बार आता है कि कैनन ऑफ टैक्सेशन को समझाओ। 5 नंबर में सामान्यतः प्रश्न आता है। तो कराधान के जो सिद्धांत हैं उनमें हम 4 सिद्धांतों को लेकर इनके बारे में डिटेल से बता देते हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न पूरा हो जाता है। विश्वविद्यालय की कई सारी परीक्षाओं में कई बार ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है इस दृष्टि से ये। तो कराधान के सिद्धांत ये हैं हमारे पास एडम स्मिथ के 4 सिद्धांत। इनका थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत बताता है कि कराधान का बोझ करदाताओं के बीच समान या समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। समान रूप से वितरित के यही मतलब है यहाँ पे कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सब लोगों से समान टैक्स लिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो कर का जो बोझ है वो समान वितरित किया जाना चाहिए लोगों के बीच में। तो इस तरीके से किया जाना चाहिए। दूसरा है अपने निश्चितता का सिद्धांत। किसी व्यक्ति को जो कर देना होता है वह निश्चित होना चाहिए, न कि मनमाना होना चाहिए। एडम स्मिथ के अनुसार भुगतान का समय निश्चित होना चाहिए, तरीका निश्चित होना चाहिए, भुगतान की जाने वाली मात्रा यानी देयता निश्चित होनी चाहिए, योगदानकर्ता के लिए और सभी के लिए स्पष्ट होनी चाहिए, निश्चित होना चाहिए। कुल मिला के सबसे पहला सिद्धांत तो था समानता का, दूसरा हो गया निश्चितता का सिद्धांत, निश्चित होनी चाहिए। मितव्ययता का सिद्धांत, जो कैनन ऑफ टैक्सेशन का प्रमुख है जो सिद्धांत हैं वो है कराधान का जो प्रमुख सिद्धांत है मितव्ययता का सिद्धांत। इसका तात्पर्य यह है कि कर जमा करने की लागत यथासंभव न्यूनतम होनी चाहिए। कोई भी कर जिसमें उच्च प्रशासनिक लागत और मूल्यांकन में असामान्य देरी हो, क्रय के संग्रहण में इस तरह के करों के संग्रहण से पूरी तरह बचना चाहिए। तो ऐसे कर होने चाहिए जिनसे आसानी से सरकार भी उनको कलेक्ट कर सकें और मितव्यय हो। कुल मिला के
ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई टैक्स अपन को गवर्नमेंट को वसूल करना है तो गवर्नमेंट वसूल करे कोई भी टैक्स को, तो उसको टैक्स वसूल करना ही, जो टैक्स नहीं आए उससे ज़्यादा बन जाए। उसकी आईटी डिपार्टमेंट है पूरा है, इनको सैलरी मिलती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कई प्रकार के हैं, तो इनकी भी एक लागत होती है टैक्स वसूल करने की भी। तो टैक्स वसूल करने की लागत ही टैक्स के बराबर हो, जो टैक्स से आय हो रही हो लमसम उसके बराबर हो, तो फिर क्या मतलब रहा है ऐसे टैक्स का। तो मितव्य होना चाहिए, यानी कम से कम न्यूनतम खर्चा लागत टैक्स वसूल की होनी चाहिए, इस तरीके का टैक्स होना चाहिए। दूसरा है सुविधा के सिद्धांत। करों को इस तरह लगाया और एकत्रित किया जाना चाहिए, न केवल करदाता को बल्कि सरकार को भी सुविधा हो, यानी इस तरीके से लगाया जाना चाहिए, सुविधा हो, सीधा सा फॉर्म हो, हर कोई उसको भर सके, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इस तरीके से टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये 4 सिद्धांत थे, इनके हमने इसके आगे और अन्य सिद्धांत में जैसे अभी हमने पढ़ा है उत्पादकता का सिद्धांत। सारणीकृत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चार्ल्स एफ बेस्टेबल के अनुसार करों का उत्पादन और लागत प्रभावी होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कर से होने वाला राजस्व उपज एक बड़े आकार की होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, मतलब टैक्सेशन ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा इस सिद्धांत में कहा गया है कि केवल उन करों को लगाया जाना चाहिए जो समुदाय के उत्पादक प्रयास में बाधा नहीं डाले। प्रोडक्टिविटी यानी कोई भी टैक्स ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कल कारखाने बंद हो जाएं, कोई फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। टैक्स इस प्रकार से वसूल किए जाने चाहिए ताकि किसी भी सिस्टम में बाधा ना डाले। सरलता का सिद्धांत, प्रत्येक कर लोगों के लिए सरल और समझ में आने वाला होना चाहिए। वही जो हमने पहले इसकी चर्चा कर ली, लगभग वही है, सुविधा वाला है। आगे हम पढ़ते हैं लॉज के सिद्धांत। आधुनिक अर्थशास्त्री लॉज के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि एक कर में लचीलापन लोचदार होना चाहिए। इसे इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि करों की दर की स्थिति के अनुसार बदला जा सके। जब भी सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो उसे कर की दरों को बढ़ाने के माध्यम से किसी भी हानिकारक परिणाम उत्पन्न किए बिना यथासंभव आय बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। विभिन्नता का सिद्धांत, कराधान गतिशील होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक देश की कर संरचना एक या दो करों की बजाय प्रकृति में गतिशील या विविधता होनी चाहिए। एक कर ढांचे में विविधता लाने से आबादी के अधिकांश क्षेत्रों की भागीदारी होनी चाहिए। तो यह जो टैक्सेशन हमने पढ़ा इसका निष्कर्षण कंक्लूजन लास्ट में देख लेते हैं। कराधान के ये सिद्धांत एक अच्छी कर नीति के आवश्यक अंग है, यानी कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी टैक्सेशन सिस्टम हो, वो इन जो टैक्सेशन है अपने टैक्स कैनन ऑफ टैक्सेशन है, कराधान के जो सिद्धांत हैं उनको उन पर लागू किया जाना चाहिए। इससे जो टैक्स हैं वो अधिकतम होंगे, न्यूनतम हानि होगी और राज्य अपने आप में समृद्ध बनेंगे। तो इस प्रकार से दुर्भाग्य से वास्तव में दुनिया में ऐसी आदर्श प्रणालियाँ कहीं मुश्किल से ही देखी जाती है, लेकिन एक कर प्राधिकरण को कराधान के उपरोक्त सिद्धांतों को लगातार बनाए रखना चाहिए ताकि एक आदर्श कर संरचना का निर्माण किया जा सके। कुल मिला के हमारा इस टॉपिक में सबसे मेन परीक्षा की दृष्टि से देखें हम तो कैनन ऑफ टैक्सेशन, कराधान के सिद्धांतों में, तो इसमें सबसे पहले एडम स्मिथ ने इसको 1976 में कैनन ऑफ टैक्सेशन दी है, जो आज भी 21वीं सदी में भी सब जगह लागू है। 4 टैक्सेशन है, इनके बारे में 5 नंबर का सामान्य प्रश्न आता है, तो ये हमें पता होना चाहिए एडम स्मिथ के द्वारा। बाकी 3-4 और दिए हैं, तो 8 कुल मिला के हो जाते हैं, 4 इम्पोर्टेंट हैं। तो थैंक यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा आज का। तो आप लोग इस देख लें, सभी लोग इसको परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।